हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में सामाजिक अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान को समझ लेते हैं, उसके बाद अभयारण्य को समझेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है और इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति होती है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा चलाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है तो उस पे किसका होता है, तो इस पे पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार के द्वारा ही ये चलाया जाता है। अब अभयारण्य की बात कर लेते हैं। तो अभयारण्य शब्द की उत्पत्ति अभय प्लस अरण्य से हुई है, जिसमें दो शब्द उपयोग किए गए हैं। अभय जिसका मतलब होता है जानवर घूम सकें, और अरण्य का मतलब होता है वन। तो हम कह सकते हैं कि वन में जानवरों के स्थान को ही अभयारण्य कहा जाता है। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं, वनों से हमें क्या क्या लाभ है। तो आप ऐसा नहीं है जो इसमें लिखा है वही आप एक्यूरेट चीजें लिखें। आप बहुत से फायदे लिख सकते हैं जिसको आप जानते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे आप अपने लफ्जों में अगर समझे तो वनों से हमें क्या मिलते हैं। वनों से हमें देखिए लकड़ियां मिलती हैं, वनों से हमें औषधियां मिलती हैं, मसाले मिलते हैं और सूती वस्त्र मिलते हैं। यानी किससे, तो कपास से ही तो सूती वस्त्र बनते हैं। तो इस तरह से वनों से हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से फायदे हैं। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वनों से लाभ। तो राज्य द्वारा वनों को ठेके पर दिया जाता है, जिससे प्रदेश सरकार को आय प्राप्त होती है। चीड़ से प्राप्त होने वाले राल को बिरोजा और तारपीन तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। वनों से लकड़ी प्राप्ति के अतिरिक्त अनेक प्रकार की गौण उपजें भी प्राप्त होती हैं, जिन पर राज्य के अनेक उद्योग निर्भर हैं। खैर वृक्ष से रस से कत्था बनाया जाता है और सेमल व गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से माचिस की तीली और डिब्बी का निर्माण किया जाता है। कागज, बेत के डंडे और फर्नीचर तथा बेत, बांस आदि घासों एवं कई अन्य वृक्षों की लुगदियों से बनाया जाता है। वन बाढ़ों को, यानी जो वन होते हैं ना, वो बाढ़ों को क्या करते हैं, रोकथाम में सहायक होते हैं। जल प्रवाह वनों की सघनता के कारण शिथिल हो जाता है तथा वृक्षों की जड़ें भूमि को बांधे रखती हैं। और भी आप बहुत इसमें लेंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क करेंगे। ऐसा नहीं, आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो और चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंधु नदी का मैदान यानी सिंधु द्रोणी हो जाता है। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ये मैदान दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर तथा उत्तर पूर्व में पश्चिमी हिमालय के गिरिपद में स्थित है। इसकी दूरी 1200 किलोमीटर है। इस मैदान का ढाल 300 मीटर है। गंगा का मैदान यानी गंगा द्रोणी, यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में लगभग 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान तो ब्रह्मपुत्र घाटी, यह घाटी उत्तरी मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है, जो 650 किलोमीटर लंबाई तथा 80 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में असम तथा मेघालय में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन, तो मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश। इसमें मैदानी प्रदेश को पहले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी प्रदेश का निर्माण मुख्यतः गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना, गंडक, रामगंगा आदि नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से लाए गए अवसादी जमावों से हुआ है। दक्षिणी पठारी प्रदेश
दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग आते हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड। क्वेश्चन हो जाता है थारू जाति के रहन सहन का वर्णन कीजिए। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जिलों में निवास करती है। कई जातियों और उपजातियों में विभाजित थारू किरात के वंशज कहलाते हैं। किसके वंशज कहलाते हैं? तो किरात के वंशज कहलाते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र से आकर बसने के कारण ही इन्हें थारू नाम मिला। शारीरिक दृष्टि से ये छोटे कद के होते हैं। कैसे होते हैं? तो छोटे कद के होते हैं, चौड़ी मुखाकृति और गौड़ यानी गोर वर्ण के होते हैं। थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती तथा अंगरखा पहनते हैं, जिसे गमछा भी बोलते हैं। अंगरखा एक तरह का एक होता नहीं है जो पुरुष लोग डालते हैं, उसको कहते हैं अंगरखा पहनते हैं तथा हिंदुत्व के प्रतीक स्वरूप बड़ी चोटी रखते हैं, जबकि महिलाएं लहंगा, चोली, ओढ़नी, नथ, बूटेदार कुर्ता पहनती है तथा शरीर पर गुदना गुदवाती हैं, आभूषण भी पहनती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। राज्य में वस्त्रोद्योग और चीनी उद्योग दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है। आगरा एवं कानपुर चमड़े के कारखानों के मुख्य केंद्र है। भदोही एवं मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। वाराणसी का रेशम एवं जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की सुंदर वस्तुएं। कहाँ की? तो मुरादाबाद की पीतल की सुंदर वस्तुएं, ठीक है ना। ये कहाँ पे प्रचलित है? तो मुरादाबाद में। लखनऊ का चिकन की कढ़ाई का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं, मेरठ की कैंची आदि। उत्तर प्रदेश से बीजों का निर्यात भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन कौन सी हैं? किन्हीं दो खनिज संपदाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है प्लस 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की कमी है। देश के कुल खनिज संसाधन का मात्र 1% उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल खनिज उत्पादन का 2.6 कितना? तो 2.6% उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों को, कितने जिलों को? तो 10 जिलों को बहुल जिला घोषित किया गया। वे जिले ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी और इलाहाबाद राज्य में खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र हैं। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं। प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग है दक्षिण का पठारी भाग, जिसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। प्रमुख खनिज है चूना, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, सोना, कोयला, डायमंड, कांच, बालू आदि हो जाते हैं। सोना उत्तर प्रदेश में यह शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। यह एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। डायमंड हीरा कुछ मात्रा में बांदा में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? तो कुछ मात्रा में बांदा में प्राप्त होता है। क्या? तो डायमंड यानी हीरा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र में हीरों की खोज के दौरान कुछ हीरे मिले हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश में निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। यह आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात क्या हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं। आयात मतलब क्या होता है? चीज़ों को मंगवाना। और निर्यात मतलब क्या होता है? तो चीज़ों को भेजना, यानी जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, जिन चीज़ों की कमी होती है वो चीज़ें मंगवाई जाती है, यानी आयात की जाती हैं। और जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो हमें भी तो भेजनी होती है ना, क्योंकि हर जगह पे तो ऐसा है नहीं कि एक जैसी जलवायु है, एक ही जैसी चीज़ें प्राप्त होती है। कहीं की कोई चीज़ फेमस है, कहीं की कोई चीज़ फेमस है ना। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें मंगवानी होती है और कुछ चीज़ें भेजनी होती है, यानी अपने देश से भेजनी होती है और अपने देश में मंगवानी होती है। तो इस तरह से ये आयात निर्यात कहलाता है। समझ लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयातित वस्तुएं। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर से कोयले का आयात किया जाता है, साथ ही खाद में प्याज, दलहन तथा तिलहन का भी आयात किया जाता है। उत्तर प्रदेश की निर्यातित वस्तुएं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चावल, चीनी, कांच का सामान, चूड़ियां, कृत्रिम अंग, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, मुख्यतः जूते, चप्पल आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। उत्तर प्रदेश की आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य में वस्त्रोद्योग और चीनी उद्योग दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन 20 जनवरी 1966 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात, संवर्धन एवं हस्तशिल्प उद्योग का विकास करना है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रदर्शन कक्षों के हस्तांतरण के कारण निगम द्वारा निर्यात व्यापार के साथ साथ आंतरिक विपणन की वरीयता दी जाती है। निगम द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के रूप में कालीन, हस्तशिल्प, चर्म आदि का निर्यात किया जाता है। निगम द्वारा राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से काष्ठ, तराश, पीतल आदि का निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश के राज्य की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हो जाती हैं ब्रज शैली। ब्रज शैली चित्रकला की इस शैली के चित्र मथुरा में चित्रित किए गए हैं, जो कि एक समृद्ध पृष्ठभूमि पर चित्रित किए गए हैं। इस शैली में समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की जाती है। मुगल शैली, इसे आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है, बाबर व हुमायूं के काल में निर्मित चित्रों पर फारसी प्रभाव की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आगरा तथा मुगल शैली में सर्वप्रथम दृश्यों तथा छवियों को चित्रित करने के उपरांत भवनों, व्यक्तियों, प्राकृतिक सौंदर्य तथा अंत में युद्ध व शिकार के दृश्यों को चित्रित किया जाता है। कंदरा शैली राज्य के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल के क्षेत्राश्रयों व गुफाओं से प्राप्त चित्रों को कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली के चित्र की संज्ञा दी जाती है। अब देख लेते हैं सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है। इसके संरक्षण में अपने सुझाव बिंदुवार दीजिए। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की कला, संस्कृति, पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा तथा अन्य विशिष्ट साहित्यिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। राज्य की पुरातत्व सामग्री और स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 ईस्वी में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ से बाहर राज्य के इन जनपदों में भी पुरातत्व विभाग की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें झांसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद हैं। 27 अगस्त 1996 को सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राज्य पुरातत्व विभाग को स्वतंत्र घोषित करते हुए सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया है। संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश के मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा और देवरिया जिलों में व्यापक सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतिहास के अल्पज्ञात पक्षों की जानकारी के लिए संगठन द्वारा मनवाडीह यानी सीतापुर, हुलासखेड़ा, लखनऊ, जाजमऊ एवं मूसानगर, कानपुर, शनिचर, सुल्तानपुर, राजानल का टीला, नईडीह एवं भगवान सोनभद्र, मलहर, चंदौली में पुरातात्विक उत्खनन कराए जा रहे हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पर्यावरण के अर्थ को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण मतलब क्या होता है? परि मतलब, पहले इसको समझ लेते हैं, आवरण। तो परि का अर्थ क्या है? परि का अर्थ होता है चारों ओर।
परि का अर्थ क्या होता है? तो चारों ओर हो जाता है। और आवरण का अर्थ क्या होता है? आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। क्या होता है? तो ढकने वाला, यानी कि जो चारों तरफ है वो हमें ढके हुए है, तो यही पर्यावरण का अर्थ हो जाता है। अतः हमारे चारों ओर जो कुछ है पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर के वातावरण, क्या? तो हमारे चारों ओर के वातावरण या परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं। यथार्थ में पर्यावरण प्रकृति का ही दूसरा नाम है। पर्यावरण के दो घटक हैं, समझ लेते हैं कौन कौन से दो घटक हो जाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, ये किसके घटक हैं? तो ये पर्यावरण के घटक हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उन सभी तत्वों के समूह का नाम है जो मनुष्य की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। पर्यावरण की परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के अनुसार प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किंतु जहां औद्योगिक विकास से अंधे मानव ने प्रकृति को चुनौती माना है और उस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा, वहीं से मानव और प्रकृति का संघर्ष हुआ जिसका परिणाम सामने है। यहाँ पे ये हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसको समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अथवा वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को ही मानव जीवन, उनके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से उसमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं जिसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन कौन से होते हैं तो समझ लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। जिस अधिकरण के माध्यम से प्रदूषण होता है उसी के आधार पर प्रदूषण का प्रकार होता है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि हो जाते हैं। अब समझ लेते हैं मौसम के बारे में। मौसम से आप क्या समझते हैं? इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे जल प्रदूषण क्या है? तो जल प्रदूषण, जल में जो गंदगी हो जाती है किसके द्वारा हो रही है? आज मनुष्यों के द्वारा ही हो रही है। और ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति ने जल किसके लिए दिया है। भाई मनुष्य अगर जल को ना पिए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्य ही उसमें गंदगी कर रहा है और वही वो झेल भी रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारे लिए कितना हानिकारक हो जाता है इसमें प्रदूषण करना। लेकिन आज की नदी, तालाब, समुद्र, झीलें सब गंदी हैं और इसमें जो गंदगी जो डाली जाती है तो वो किसके द्वारा? तो मनुष्यों के द्वारा। उसके बाद इन्हीं के द्वारा क्या है, जैसे नदी है, तालाब है, इनमें जानवरों को नहलाया जाता है। घरों का जो पानी होता है वो नालियों में बहा के वो जाके तालाबों में मिल जाता है। इस तरह से क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो भी नदियों में ही बहाए जाते हैं। तो इस तरह से जल प्रदूषण के ये सारे कारण हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जैसे मनोरंजन के साधन हो जाते हैं, लाउड स्पीकर हैं, ये सब क्या है, जब तेज आवाज में कोई चीज आप सुनो तो कैसा लगता है, इरिटेशन लगती है ना, और इससे आपका इसमें ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और इसमें आप देख लेते हैं जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत सी गैसों के मिश्रण से वायु प्रदूषित हो रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन आता है पूछा जाता है आप उतना लिखें, क्योंकि टाइम कम होता है और वर्क ज़्यादा करना होता है। तो इतनी जैसे कि ये भी नहीं है कि आप एकदम से थोड़ा सा लिख दें, लेकिन ये है कि मेन चीज़ें आप लिखें। बहुत ज़्यादा आप लेंथी लिखना बैठ गए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन तो आप पूरा लिख डालेंगे लेकिन और बाकी के सारे आपके छूट जाएंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से लिखना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा लेंथी ना लिखें। मौसम से आप क्या समझते हैं? तो मौसम, सामान्य शब्दों में मौसम एवं जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए मौसम क्या है, मौसम जो रोज बदलता है, हर
टाइम समझ लीजिए बदलता रहता है, कभी थोड़ी सर्दी, कभी थोड़ी गर्मी, कभी बारिश होने लगी, कभी कुछ, इस तरह से क्या होता है, ये मौसम होता है, ये मिनटों में बदल जाता है, घंटों में बदल जाता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जैसे आज बहुत गर्मी है तो कल सर्दी पड़ने लगती है, या आज दिन में सर्दी है तो शाम को हल्की सी गर्मी लगने लगी, फिर रात में थोड़ी सर्दी लगने लगी, फिर रात में क्या देखा कि बारिश होने लगी। तो इस तरह से ये मौसम होता है। लेकिन जलवायु क्या होता है, यहाँ पे हालांकि जलवायु के बारे में पूछा नहीं गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है मौसम से आप क्या समझते हैं, लेकिन साथ में लेके चलते हैं कि जलवायु क्या होता है, ये सब का औसत, लंबा औसत, उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या होती है, वो एकदम से परिवर्तित नहीं होती है और ये मिनटों में परिवर्तित हो जाती है। अब मिनटों से ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते ना, तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, सामान्य शब्दों में मौसम एवं जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। मौसम का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करना है, अर्थात इसके अंतर्गत मौसम के विभिन्न तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। मौसम द्वारा मौसम विज्ञान की संरचना की जाती है। मौसम की परिभाषा, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। और मौसम के तत्व जैसे पवनें, वायु दाब, वायु का तापमान, सौर विकिरण, आर्द्रता और वर्षण तथा वर्षा की संभावना हो जाती है। अब देख लेते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। देख लेते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिनसे विशेष प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, जिनमें गामा किरणें यानी विकिरणें अन्य अल्फा एवं बीटा की तुलना में अधिक भेदन क्षमता रखती हैं। नाभिकीय विस्फोटों से भी रेडियोधर्मी पदार्थों का विसर्जन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से भूमि, जल, वायु सभी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रणों के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप इनके नियंत्रण के कारण देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें निम्न उपाय करने होंगे। शहरों में यातायात व्यवस्था, शहरों में कम से कम वाहनों के प्रवेश के लिए बाह्य पथ निर्माण आवश्यक है तथा समानांतर सड़कें बनाने से अनावश्यक रुकने व नियंत्रण से वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। परिवहन, वाहनों के धुएं पर नियंत्रण, परिवहन के वाहन सुधरे इंजन के कम धुआं उगलने वाले प्रयोग में लेने चाहिए। डीजल का प्रयोग संयोजी पदार्थ के साथ मिलाकर करना चाहिए। कारखानों की चिमनियों पर विद्युत अवक्षेपकों के प्रयोग, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु विद्युत अवक्षेपक प्रयोग में लाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। सघन वृक्षारोपण, यह सर्वविध है। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकने में सबसे अधिक उपयोगी भूमिका अदा करते हैं, अतः वृक्षारोपण हेतु जन जागृति अत्यंत आवश्यक है। प्रचार माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों से बचने के उपायों का प्रचार करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को रोकने में सहायता मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप लोगों को सेशन कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।